एक कोशीय बहुकोशीय एक छोटा सा प्राणी है इस प्रकार से। ये इसका शरीर है, ये इसके स्पर्शक है, और हाइड्रा पानी के अंदर किसी सतह के ऊपर चिपकी हुई अवस्था में पाया जाता है। वह किसी स्थान पर स्थानबद्ध भी रहता है या फिर तैरता भी है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, हाइड्रा को अत्यधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है, तो हाइड्रा के शरीर के ऊपर एक छोटी सी गांठ बनती है इस प्रकार से। यह गांठ बहुकोशिकीय होती है, और यीस्ट में क्या था, वह जो उभार बनता है वो एक कोशीय है, जबकि यह उभार होता है बहुकोशीय उभार होता है। अब यह उभार, इसे हम कहते हैं मुकुल कहते हैं। कौन सा? हाइड्रा के शरीर के ऊपर बनने वाला जो छोटा सा उभार है, उस उभार को कहा जाता है मुकुल कहा जाता है। अब यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है, और वृद्धि करता हुआ अंत में एक छोटे से हाइड्रा के अंदर इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर जो छोटा सा उभार बना था, यह उभार यहां पर इस प्रकार से छोटे से हाइड्रा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जब यह हाइड्रा बन जाएगा तो इसके आधार में यहां पर विभाजन हो जाएगा। यह हाइड्रा, यहां पर छोटा सा जो हाइड्रा है, यहां से अलग हो जाता है, वृद्धि करता है, और अपने जनक हाइड्रा के समान बड़ा हो जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है, इसे हम कहते हैं मुकुलन की प्रक्रिया कहते हैं। और मुकुलन की प्रक्रिया यीस्ट में होती है, हाइड्रा में होती है, इसी प्रकार से अन्य कुछ प्राणियों में होती है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। मुकुलन की प्रक्रिया मुख्यतः यीस्ट के अंदर, इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अलैंगिक जनन का अगला प्रकार है, वो है स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन की प्रक्रिया यह होती है अगला प्रोसेस। और बीजाणु जनन की प्रक्रिया मुख्यतः हम पढ़ते हैं कवकों के अंदर। कवक, जैसे बहुत सारी कवक होती है, उन कवकों के अंदर तो बीजाणु जनन की प्रक्रिया कुछ कवकों में होती है, शैवालों में भी होती है, ब्रायोफाइट्स में भी होती है, और टेरिडोफाइट्स में भी होती है। तो यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कोशिकाएं बनती है, जो स्प्रेड होती है, फैलती है, और विकसित होकर एक नए कवक का, नए शैवाल का, नए ब्रायोफाइट का निर्माण करती है। आज हमें पढ़ना है वो है लैंगिक जनन के बारे में। और लैंगिक जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया अच्छी मानी जाती है किसके लिए? जीवों के अंदर विभिन्नताओं को उत्पन्न करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा अभी होमवर्क के अंदर मैं ये दूंगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कोई नया लड़का एडमिट हो रहा है क्या? हो रहा है? दो लड़के और एडमिट हो रहे हैं, कल्याण चौहान, दिनेश पन्नू, इनका वेलकम है। टाइम पे हो जाए तो अपने के बार बार फोराफोरी नहीं करनी पड़े। एक और आ गए हैं, पार्टिसिपेंट संजू सोलंकी, ठीक है। दिनेश पन्नू, अपना वीडियो बंद कर देना। आज हमें पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया यानी इसमें संतति की उत्पत्ति के लिए दो जनकों की आवश्यकता होगी, यानी यहां पर दो जनक होंगे। जनकों की संख्या के आधार पर ही हमने जनन को दो भागों में बांटा था। पहला था अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो यहां पर हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के बारे में।
तो लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें संतति की उत्पत्ति के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें से एक जनक को हम कहते हैं नर कहते हैं, दूसरे जनक को हम कहते हैं मादा कहते हैं। नर से एक कोशीय संरचना जिनको हम कहते हैं शुक्राणु कहते हैं। कुछ पौधों के अंदर इन्हें पुमणु कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है नर युग्मक कहा जाता है। तो नर से नर युग्मक यानी शुक्राणु या पुमणु, हम आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे पुमणु के बारे में हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था 11वीं क्लास में कि यह नर युग्मक होते हैं। उसी प्रकार से मादा के अंदर बनती है अंड कोशिका। इस अंड कोशिका को हम कहेंगे अंडाणु कहेंगे या अंड कोशिका कहते हैं। तो यह अंडाणु और शुक्राणु ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती है दो अलग अलग प्रकार के जनकों में। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है, संकरण की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया होती है, तो नर अपने शुक्राणुओं को और मादा अपने अंडाणुओं को प्रेषित करती है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में परस्पर मिलते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन कहते हैं। ये निषेचन शब्द याद रखना है, ये बार बार हमारे आगे आएगा। निषेचन का तात्पर्य होता है नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संयोजित होना। ये जो अंडाणु है, इस अंडाणु को हम कहते हैं मादा युग्मक कहते हैं। यह मादा युग्मक नर युग्मक के साथ में जब संयोजित होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन कहेंगे। और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जो नई कोशिका बनती है उसे कहा जाता है निषेचित अंड कहेंगे। और निषेचित अंड जो है, इस निषेचित अंड का नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं जाइगोट या हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, 2n होता है। और 2n क्या है इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। ऐसी कोशिकाएं, ऐसे जीव जिनमें गुण सूत्रों के दो समुच्चय होंगे, उसे हम कहते हैं द्विगुणित अवस्था। अब ये 2n अवस्था कहाँ से आई है कि जो शुक्राणु होता है यह अगुणित होता है, अंडाणु होता है यह भी अगुणित होता है। ये दोनों अगुणित संरचनाएं परस्पर मिलती है तो यहाँ पर युग्मनज बनता है। इसे हम कहते हैं 2n अवस्था। अब ये युग्मनज आगे परिवर्तित होकर नए जीव का निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पर जो नया जीव बनता है, नया जीव, नई संतति उत्पन्न होती है, इस नए जीव के अंदर नर के और मादा इन दोनों का जनन द्रव्य जो होता है नई संतति के अंदर होता है। तो चूंकि दो अलग अलग जीवों से प्राप्त होने वाले अनुवांशिक के पदार्थ एक साथ जब नए जीव में आते हैं तो नए जीव के अंदर नए लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और ये विभिन्नताएं जो होती है, यही विभिन्नताएं संततियों को नए वातावरण के अंदर रखने में, नए वातावरण के अंदर अनुकूलित होने में सहायता करती है। इसलिए कहा जाता है कि जैव विकास की प्रक्रिया में लैंगिक जनन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। लैंगिक जनन याद रखना है, क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीवों का जीव द्रव्य संतति के अंदर आया है, जनन द्रव्य संतति में आता है, अनुवांशिक के पदार्थ संतति में आते हैं। तो संतति में दो अलग अलग प्रकार के जनकों के लक्षण एक साथ आते हैं, तो ये लक्षण उस संतति को अपने माता पिता से अलग बनाते हैं। इस कारण वे जो परिस्थितियां चेंज हो रही है, जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के अंदर वे आसानी से एडप्ट हो जाते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि प्रकृति में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के अंदर जो अनुकूलित होगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं होगा वो मर जाएगा। तो जीवों को अनुकूलित करने में यह सहायता करता है कौन? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है संततियों के लिए, क्योंकि वे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा कैपेबल होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर मुख्यतः समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से नई संतति उत्पन्न होती है। क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ था, समसूत्री विभाजन में एक ही कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती है। उसका जो अनुवांशिक के पदार्थ होता है वो दो कोशिकाओं में बराबर आता है, दोनों एक दूसरे की पूरक होती है, तो वहां पर कोई वेराइटी या कोई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के जीव है, उनका जनन द्रव्य जब मिलेगा
तो आधे लक्षण पिता से आए हैं, आधे लक्षण माता से आए हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के लक्षण जब संतति में आते हैं तो संततियां हमेशा अपने जनकों से डेवलप होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा विकसित होती है और ज़्यादा बेटर होती है। जैसे आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि अपने फसलों के लिए हम हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड यानी अनुवांशिकीय रूपांतरित, क्योंकि हाइब्रिड में क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के जो एक ही प्रजाति की अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, उन किस्मों के बीच में हम करवाते हैं जनन की प्रक्रियाएं करवाते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने सुना होगा कि जो गेहूं वर्तमान में हम लोग खा रहे होते हैं, यह गेहूं 6N प्रकार का है। 6N यानी यह बहुगुणित है। गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2N यानी द्विगुणित होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई किया है। किस लिए कि जितने ज्यादा बहुगुणिता गेहूं में होती है, गेहूं उतना ही ज्यादा उत्पादक होगा। जब गेहूं अत्यधिक मात्रा में उत्पादक होगा अपने प्रिंसिपल सर ज्वाइन हो गए हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई फालतू बोले नहीं। हाँ, ले लेना। तो हमारे जो गेहूं है, यह गेहूं 6N है। 6N का मतलब होता है कि यह बहुगुणित है। पौधों में बहुगुणिता को उत्पन्न करवाया जाता है। क्यों उत्पन्न करवाया जाता है? क्योंकि पौधों के अंदर जब बहुगुणिता उत्पन्न होती है तो ये पौधे जो होते हैं यह अत्यधिक मात्रा में उत्पादक हो जाते हैं। जब ये पौधे उत्पादक होंगे तो हमें अधिक मात्रा में उत्पाद मिलेगा, अधिक मात्रा में फसलें मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है यह विभिन्नताओं को उत्पन्न करने में सहायता करती है, और यही विभिन्नताएं नए वातावरण के अंदर जीवों को अनुकूलित होने में सहायता करती है। उनका अनुवांशिकीय संगठन जो है वह अनुवांशिकीय संगठन बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होता है, अधिक मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से उनमें नए लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। अगर आज के टाइम में हम लोग देखें तो दादा और पोते के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, उनकी नेचर में परिवर्तन है, उनके स्वभाव में भी है। उसका कारण है जनरेशन गैप। दादा से पिता में, पिता से बेटे में, यानी इस प्रकार से जब अनुवांशिकीय पदार्थ अलग अलग प्रकार के आते हैं तो वहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वर्तमान में जो बच्चे हैं किसी भी टेक्निकल चीज़ को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे दादा से बात करें तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। उसका कारण है कि यहाँ पर अनुवांशिकीय पदार्थों में लगातार परिवर्तन होने से, लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में परिवर्तन होने से आने वाली संततियाँ एडवांस होती है। इस कारण से यह। अब हम बात करते हैं कि पौधों के अंदर लैंगिक जनन होता है, तो पौधों के अंदर ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो पौधों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई विभिन्न प्रकार के जननांग दिखते तो है नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं कि पौधों के अंदर, जैसे यहाँ पर एक वृक्ष की बात करें तो एक पादप है। इस पादप के अंदर दो प्रकार के अंगों को हम मान सकते हैं। पहले अंग जो पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं, पौधे को बड़ा करने में सहायता करते हैं, उसके आकार में वृद्धि करने में सहायता करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कायिक अंग कहते हैं। ठीक है। जबकि दूसरा जो है, जो जनन के अंदर भाग लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनन अंग कहेंगे, जनन अंग। तो पौधे के कायिक अंग कौन से हुए? तो सबसे पहला है जड़, तना और पत्ती। यह पौधे के लिए आवश्यक है। पौधे के शरीर की लंबाई में वृद्धि करने में, पौधे को विकसित करने के लिए जड़, तना, पत्तियां बहुत आवश्यक होती है। जड़ों के कार्य हमें पता है, तने का कार्य पता है, पत्ती का कार्य भी हमें पता है। और पत्ती के बारे में एक प्रश्न आता है, उसे याद रखना। पत्तियां जो होती है यह पौधों की फूड फैक्ट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर पौधों के लिए और समस्त जीव जगत जो है उन सब के लिए भोजन का निर्माण होता है पत्तियों के अंदर। फिर आता है जननांग। जनन अंग कौन से होते हैं? तो जनन अंग के रूप में पौधों के अंदर पाया जाता है वो है पुष्प। पुष्प जनन अंग है। यह पुष्प जो होता है नर जननांग, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं पुंकेसर कहते हैं, या पुंकेसर का जो समूह होता है उसे पुमंग कहते हैं। तो यह नर जननांग को, और दूसरा यह मादा जननांग। मादा जननांग, मादा जननांग को प्राय कहा जाता है स्त्री केसर, जिसे हम अन्य भाषा में कहते हैं, अन्य शब्द में कहते हैं जायांग कहते हैं।
तो पुष्प का कार्य होता है नर और मादा जननांगों को धारण करना, इनके अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण करना, निषेचन की प्रक्रियाओं को संपन्न करना और आगे की प्रक्रियाएं जिसमें बीज और फल बनते हैं, इन सभी क्रियाओं को करने में सहायता करता है पुष्प। इन पुष्पों को कहा जाता है कि ये पुष्प पौधों के लैंगिक अंग होते हैं, यह जननांगों को धारण करने वाले अंग होते हैं। अब ये पुष्प जो होते हैं लिंग को धारण करने के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पुष्प जो है ये मुख्यतः दो प्रकार के हम मान सकते हैं। किस आधार पर? लिंग को धारण करने के आधार पर, यानी नर या मादा जननांगों को धारण करने के आधार पर। अगर किसी पुष्प के अंदर केवल एक जननांग होगा तो उसे हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प यानी ऐसे पुष्प जिन पर कोई एक जननांग होगा, या तो वो नर पुष्प होंगे या फिर वो मादा पुष्प होंगे। तो नर या मादा पुष्प वाले जो पादप होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक लिंगी। जैसे मानव की बात करें तो मानव के अंदर नर जननांग अलग प्राणी पर है, मादा जननांग अलग प्राणी पर है। तो मानव कैसा होगा? मानव एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि मानव में नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है। किसी भी मानव के शरीर के ऊपर दोनों लिंग यानी दोनों जननांग एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। कुछ जंतु है, जैसे हम बात करेंगे केंचुआ की, जैसे हम बात करेंगे जो लीच होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं जौंक है, इनके अंदर, या फिर फीताकृमि, ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में होते हैं। तो ये प्राणी द्विलिंगी कहलाते हैं। लेकिन एक लिंग को धारण करने वाले जैसे खजूर है एक लिंगी है, जैसे मक्का के पुष्प है तो मक्का के पुष्प भी एक लिंगी है। उसमें क्या होते हैं कि नर पुष्प पौधे के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, मादा पुष्प पौधे के निचले भाग में पाए जाते हैं और समूह में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भुट्टा कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि मक्का के अंदर मादा पुष्पों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर भी ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसे हम कहते हैं भुट्टा बोलते हैं। और वर्तमान में हम देखते हैं कि अब भुट्टे आ रहे हैं, हम उसको खोलकर से खाते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है। तो पहला होता है एक लिंगी पुष्प, यानी ऐसे पुष्प जो केवल एक जननांग को धारण करते हैं, उसे कहा जाता है एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और दूसरा होता है उसे कहते हैं द्विलिंगी, द्विलिंगी या हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी यानी ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों जननांग एक साथ होते हैं, तो उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। हमारे चारों तरफ जितने भी पादप हैं इन सभी पौधों के जो फूल होते हैं वे द्विलिंगी है, वे नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग